ये सब आप लोग को तो पता ही होगा, एसओपी जो भी है बता ही चुका हूँ। वारंट दिखाना है, एग्जीक्यूट करना है, आई कार्ड दिखाना है, कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करना है। अब सबसे पहला होता है प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। जब वारंट को साइन कर देगा, प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट में आप बेसिक डिटेल्स लेते हो। आपका नाम क्या है, फादर नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, आपके बच्चों का डिटेल क्या है, इस घर में जो लोग रह रहे हैं उनका डिटेल क्या है, बैंक अकाउंट डिटेल क्या है, आपके कौन कौन के बैंक अकाउंट्स हैं, आपके लॉकर कहाँ है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो कहता है याद नहीं है, पासबुक में थोड़ा घबराया हुआ भी होता है। तो ये सब आप इकट्ठा कर लीजिए, आपको बाद में काम आता है। प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट में कुछ नहीं होता, बेसिक डिटेल्स उसके मांगे जाते हैं जितने भी आपको याद आ रहे, तो वो उसमें भरा लीजिए। कोई भी सामान को किसी तरीके का हाथ नहीं लगाएगा जब तक गवर्नमेंट साइन नहीं हो जाए। एक चीज आप ऐसे कह सकते हैं कि जितने फैमिली मेंबर्स हैं, आप इस बैग में या ये बास्केट में सारे मोबाइल फोन साथ कर सकते हैं, वो आप गवर्नमेंट साइन कराने से पहले भी काम कर सकते हैं। ये मैं आपको अपने लाइव एग्जाम्पल से बताता हूँ। लाइव के लॉक है और एड्रेस गलत है। डीवाई पाटिल ग्रुप पे मुंबई में 2016 में बहुत बड़ी सर्वे, सारे डीवाई पाटिल के हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, तो उसका जो मेन आदमी था उसके लिए काम करता था, एडमिशन लाता था और बाकी चीजें आप जानते हैं, ऑन मनी जो भी कैश कंपोनेंट देता था। मुझको वहां पे प्रमाइस दी गई थी जहां पे मुझे स्ट्राइक करना था। मुझे अच्छे से आज भी याद है, काफी देर बारिश हो रही थी और वो 3rd फ्लोर का एड्रेस है, छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी थी, छोटे घर से सोसाइटी बड़ी। इसे आप इत्तेफाक नहीं कह सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जो 3rd फ्लोर पे था वो बंसोड़े करके, आर बंसोड़े करके एड्रेस लिखा हुआ था, 301। मैं गया वहां, तो बेटा था, हस्बैंड वाइफ, वो पैनिक में आ गए और बोलने लगे मैं तो एनजीसी में काम करता हूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं इस नाम का, इस्लाम है। हम लोग भी परेशान, ये कह रहा एनजीसी में, उसने अपने आई कार्ड दिखा दिया, लड़का उसका इन्फोसिस में काम करता था। और बताया गया मुझे ब्रीफिंग में कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमाइस, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमाइस में 301 में तो ये है, और जो कह रहा है कि मैं हूं नहीं जिसके यहाँ आए हूं। सिचुएशन खराब, कंडक्टिंग डीडी को फोन किया, न उठाए वो। तभी हमने, अब तक जब निकलने लगे तो आपको समझ में आया, उसके लड़के ने बोला कि सर इसी सरनेम पे 201 में रहते हैं, सेम सरनेम, और वास्तव में आर बंसोड़े, वो भी आर बंसोड़े, वो भी आर बंसोड़े। किस तरीके की इत्तेफाक आ जाए, वो 201 था और वो बंद था। उसकी वाइफ चाइनीज थी और वो लोग शंघाई गए हुए थे, और वो उनका सन इन लॉ था जिसको हम लोग को कवर करना था। हम लोग को ये पुट था कि इस प्रीमाइस पे पैसे दें, क्योंकि वो प्रीमाइस हॉस्पिटल से बहुत नियर बाई था, मुश्किल से 500 मीटर, 1 किलोमीटर। फिर उसको पकड़ा गया, हॉट परसूट हुई। उस वक्त वो बीसीसीआई में रात है कुछ था, तो उसने थोड़ा घेर में लेने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथ एक आईटीओ थे, बड़े होशियार थे, तो उन्होंने उस वक्त टोल पे जब वो नाम डाला तो उन्होंने सारा उसका गूगल निकलने लगा, डेंटिस्ट था, एड्रेस भी निकला, वो चेंबूर में था। फिर कैसे कैसे उसे कनेक्ट किया, फोन किया, तो उसने सब तामझाम डिस्ट्रॉय करके उस प्रीमाइस पे पहुंचे। लेकिन वो घबराए हुए, पहले तो बोला कि हम तो यहाँ रहते नहीं है, ये नहीं रहते, वो नहीं रहते। तो गार्ड से पूछा गया, बोला नहीं ये तो साथ तो यही हो जाते हैं, यही खाना खाते हैं। तो फिर उसने बताया कि चाबी हमारे पास, चाबी गए तो बहुत छोटा सा फ्लैट, हम लोग घुसे तो हम लोग प्रीमाइस होती है। तभी जब ऐसे एंटर किए तो उसने मुझसे बोला, बहुत बड़े पॉलिटिशियन का नाम लिया, बोला कि मैं इनसे बात करा। तो कभी कभी फिल्मी डायलॉग काम आते, थोड़े डायलॉग याद करके रखा करिए। बोला इनसे बात करा, तो वेरी बिग पॉलिटिशियन। मैंने कहा बात करा, स्पीकर मैंने बोला ऑन करो, और मैंने कहा रिकॉर्ड करो भाई, फोन से तुम्हारी क्या बातें होती बड़े नेता से। वो फिर खुशी हो गया, बोला नहीं सर
एकांत की बात, फिर उसने कहा सर मैं ये कैसे आए, ये आए और मैं ये खिलाफ। तो हमने कहा देखो यार, अपने दिमाग में पहले तो तुम जितनी जल्दी समझा लो अपने आप को अच्छा है। अगर तुम बहुत कनेक्टेड होते तुम तुम्हारे आते, तुम इतने पावरफुल होते तुम आते, तुम्हारे सर्च ही नहीं होती, इसका मतलब तुम पावरफुल नहीं। उसको ये बात समझ में आती, सर्च शुरू हुई, बेड्स खुला गया, 2 करोड़ की ब्यूटीफुली पैक्ड बंडल निकले, 2 करोड़। फिर वो थोड़ा थोड़ा तुरंत, हमें तो नहीं, हमारे आईटीओ साहब को उसको लग गया ये थोड़ा कमजोर कड़ी है। आईटीओ साहब भी शायद 2 करोड़ पहली बार इतना देखते होंगे एक साथ, तो उनके दिल में ना बड़ी इच्छाएं मेरी तरफ देखने लगे। मैं भी यंग था उस वक्त, मैंने भी ऐसे मुंह खोल के देखा, वो समझ गई मेरा इशारा। तो उसने मेरे से बोला कि साहब ये आपका ही आदत लीजिए। तो मैंने ये दिमाग लगाया, अगर ये कह रहा है तो मतलब यहाँ और भी कुछ है। 6 घंटे नॉन स्टॉप सारा प्रोसीजर करने के बाद 35 करोड़ छोटे घर से बिल्कुल करा उसी का। और इतना बड़ा कैश सीजर है, वो कैश उसका नहीं था, कैश किसी और का, हॉस्पिटल वाले जो एडमिशन कराता था। फिर तुरंत भेज के वारंट साइन होगी, चेंज हुआ वारंट, उसको क्रॉस किया गया, तो 301 की साइन किया और उसका रनिंग पंचनामा बना। ये प्रमाइस के ओनर ये, लेकिन सो एंड सो इसको यूज करते हैं, ये इनके सन इन लॉ है, कीज इनके पोजीशन से पाई गई है, इन्होंने ही डोर खोला है, ये सारा चीजें रनिंग पंचनामा में लिख दी गई। नॉर्मल है, तो हाँ एक नाम के 2 लोग ऊपर नीचे मिलते हैं, इतना बड़ा कोइंसिडेंस 1 in a million होता है, और बंद भी मिला हो। अगर वो लड़का नहीं बताता तो हम लोग लौट जाते, क्योंकि हम लोग लिफ्ट से आए, सीढ़ियों से अगर जाते तो शायद एक बार नजर पड़ भी जाती। तो बंद प्रमाइस में उसको जरूर खुलवाइए। बंद प्रमाइस वारंट प्रमाइस का होता है, आप कभी भी ब्रेक ओपन नहीं करें किसी भी प्रमाइस को। कोई भी कितना कहे, कोई भी मुख्य होता है कि साहब उसी पे रखा 50 करोड़ 100 करोड़, वही नहीं छोड़ दिया आपने। कभी भी आप ब्रेक ओपन नहीं करेंगे, कभी भी आप पीओ लगा देंगे मैक्स। अगर नहीं प्रेस हो रहा है, एसएससी मालिक बाहर गया है, आप वहां पे पीओ लगा देंगे, एक पुलिस वाले को बैठा, जब वो आएगा तब वो भले सर्च कंक्लूड हो जाए, सर्च पोस्ट सर्च ऑपरेशन में खुल लिया जाएगा, लेकिन उस प्रमाइस पे वारंट मतलब एग्जीक्यूट होना ही होना है। वारंट कभी खाली नहीं आता है, कैसे भी उसको एग्जीक्यूट, ये दिमाग में आप थोड़ा, क्योंकि बहुत आपकी बैड लक होगी, कभी कभी हो जाती है, नहीं मिलता है, आप भी परेशान हो रहे हैं, यार बैठे हैं खाली कुछ नहीं कर रहे, क्या करें, तो आप ढूंढोगे वाया वाया पड़ोसी से, इससे उसको मिल जाता है। हमारे पीजी साहब होते थे, तो एक चीज कहते थे हम लोगों को, देखो भाई तुम लोग, अगर वो आदमी जिंदा है इस धरती पर है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग को उसको खोज के तो तुम लोग को लाना ही पड़ेगा। अगर वो जिंदा है, और लाते भी, चेन्नई से मिलता था, गुवाहाटी से मिलता था, लेकिन मिलता था 2 दिन बाद की जगह 3 दिन बाद की मिलता था। लखनऊ में आपको भी सर्च की थी, बहुत ही वेट किया, लड़का पता नहीं कहाँ है, लड़का ही नहीं पता कहाँ, पता चला नॉर्थ ईस्ट में गई, बुलाएगा। तो ये चीज हो गई डेड प्रीमाइस की बंद होने की। आपको वारंट जरूर एग्जीक्यूट करा, खाली बताइएगा, वरना उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। जो टैपिंग चल रही है वो सर की बात कर रही है, इस बात की फोन टैपिंग चल रही है। आजकल फोन टैपिंग में बहुत कम मिलता है, क्या रीजन है, सब लोग व्हाट्सएप कॉल, आपको बस इतना मिल जाता है, नंबर मिल जाता है, आमने सामने को व्हाट्सएप कॉल का नंबर मिल जाता है कि हमारी फला से बात हो रही है। अगर मेरी दिन में आपसे 10 बार बात हो रही है और 5-5 मिनट 2-2 मिनट की कॉल है, मतलब यू आर इंपॉर्टेंट पर्सन टू मी। वाईफाई से व्हाट्सएप यूज कर रहा है, अपने मोबाइल के डाटा से यूज कर रहा है, तभी नंबर मिल जाता है। डेटा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा कि कहाँ पे है बात, किससे हुई, किस टाइम पे कुछ भी नहीं होता, किस टाइम पे कुछ भी ट्रेस नहीं होता। तो प्रीमाइस लॉग बताया, प्रीमाइस ऑक्यूपेंट
हस्बैंड्स इनसाइड, ऐसा बहुत रेयर होता है कि बंद द्वारा आदमी अंदर हो। अब वही डेड वाली बात जो बताई, कैसे कई बच्चे हैं, लेडीज है, तो वहाँ पे आपको अबेंडेंट केयर लेनी है। हो सकता है वो फॉरेन गया हो, बिजनेस काम से बेंगलोर गया हो, कुछ गया हो। प्रेफरेबली ये होता है कि अगर ऐसी प्रमाइस है तो आप कंट्रोल रूम से ये बोलेंगे कोई लेडी ऑफिसर भेज दिया, जब तक वो पर्सन नहीं आता। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, कंट्रोल रूम में बोलिए कि कोई लेडी ऑफिसर किसी रैंक की, टीए हो, सीनियर टी हो, एमटीएस भी होगा डिपार्टमेंट के रोल पे तो चलेगा, ये वहां पे करिए। प्रमाइस गलत है तो ब्रेकिंग में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। आप असरटेन कर लीजिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक पड़ोसी इधर और एक पड़ोसी इधर, दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे नहीं आप आ जाएंगे, आप पूछेंगे भाई ये प्रमाइस कौन है, किसकी है, कौन रहता है, वो बताएगा फला रहता है, मैं अपना नाम उसका डिटेल नोट करेंगे, उसका एक आई कार्ड लेंगे फोटोकॉपी, और अगर प्रमाइस रॉन्ग है तो रॉन्ग है, लेकिन आप भी प्रोसीजर करके आएंगे। पड़ोसी का स्टेटमेंट इस सेक्शन में होगा नहीं। 132(4) में लेंगे, डिपेंड करता है कि सेक्शन अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप 132 का वारंट लेके आए तो 134 में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप समन कर रहे हैं 131 में कर रहे हैं अलग रिकॉर्ड होगा। अगर आप सर्वे कर रहे हैं अलग सेक्शन रिकॉर्ड भी आ जाएगा। कोई कम्युनिकेशन आउटसाइड वर्ड, फिजिकल कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शन, एवरीथिंग सर्चिंग को दे दें, नो आउटसाइडर को अलाउ नहीं होता है। बच्चों को फर्स्ट डे प्रेफरेबली नहीं जाने देना चाहिए। प्रैक्टिकली मतलब आइडियोलॉजिकली तो रोकना गलत है, लेकिन प्रैक्टिकली आप फर्स्ट डे, और जल्दी माँ बाप भेजते भी नहीं है, फर्स्ट डे आप थोड़ा उनसे बोलिए कि आज कॉपरेट करें, अगले दिन से बच्चा चला जाएगा। तो जिस दिन बच्चा जाएगा स्कूल, आप उसका पूरा बैग चेक करें। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस आए हैं जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बच्चे के बैग में रख दिए जाते हैं और उसको बता दिया जाता है तो फेंक दें। तो आप उसका जब बच्चा जाएगा तो बैग चेक, अच्छा नहीं लगता लेकिन करना पड़ेगा। कोई भी सीए या जैसे आपने लॉ किया आपकी सर कॉम्प्रोमाइज करेगा, आपको बहुत स्ट्रिक्ट करना। हो सकता है आप उसे जान पहचान 99% केसेस में आपकी जान पहचान होगी उससे कि आप इंटरफेस से वो आते रहते 10 कामों के लिए, तो आप उनको पोलाइटली मना कर देंगे। आप ऑफिस में जब सर्च कंक्लूड हो जाएगा तो कंडक्टिंग डीडी जो है तो भी आप डोंट एक्सेप्ट फूड रिफ्रेशमेंट वॉट ए ड्रग तो कोई करता नहीं है, ऐसा मैनुअल में लिखा है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसे ही आप उसकी चाय पी लेते हो, आपका जो स्ट्रिक्टनेस है वो कम हो जाता है। 2 दिन तो अवॉइड करिए, तीसरे दिन भले चाय वाय ऑफर करता है कि तीसरे दिन से माहौल थोड़ा शांत होने लगता है। तो 2 दिन तो अवॉइड करिए, उसको लगे कि नहीं नो नॉनसेंस वाले टीम है, ये हमारा कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगी, उससे बोलिए आपको जो खाना पीना खाइए मंगा देंगे। आजकल स्विगी जोमेटो है, आपको भेजना भी किसी को नहीं, सी डोर पे जाता है। 2 दिन तो किसी टाइप का वो मत, बहुत चीज ऑब्जर्वेशन सॉल्व हो जाती है। अगर आप कीन ऑब्जर्वर हो तो आपकी सर्च बहुत सक्सेसफुल होती है। ऑब्जर्व करने में सबसे पहले आपको हॉल में बैठना है, सारे फैमिली मेंबर्स को ऑब्जर्व करना होता है। अगर आप देखें कि वो कहीं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बार बार देख रहा है तो मतलब उस डायरेक्शन में कुछ तो रखा हुआ है, कोई चीज तो उस डायरेक्शन में है। जैसे एक ऐसे था बार बार कहता था मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, भेज देते थे स्टाफ के साथ, तो जाता था, आ जाता था 10 बजे, आप क्यों जाते हो, तो बोला मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, तब पता चला कि इसके वॉशरूम में एक बना रखा था उसने अपना, उसमें उसकी पेनड्राइव होता क्या था कि वो जाता था, लेकिन क्योंकि मैं बोल रखा था दरवाजा आप लॉक नहीं करेंगे क्योंकि आप जेंट्स को लेडीज कर सकते हैं, आप वो कर नहीं पा रहा था सेशन। तो आपको एक बार ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, तो सबसे घबराया हुआ हो आप उसको पिक करके अलग बैठा, तो सबसे ज्यादा घबराया हुआ
ये आपको दिखेगा घर में नहीं, ऑफिस में। ऑफिस में जो एम्प्लॉय, जो भी उसका मैनेजर सबसे ज्यादा घबराया हुआ दिख रहा हो, आप उसको बैठा के अलग कर दीजिए, मतलब ये हमारा आदमी है। और इस रूम में कितने लोग बैठे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब इंपॉर्टेंट नहीं है प्रमोटर के लिए। प्रमोटर के लिए सिर्फ 2 लोग ही इस रूम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने सीक्रेट सबसे शेयर नहीं करता है, वो 2 या 3 लोग से शेयर करता है। तो उसके लिए अब आपको प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी फटाफट। आप सबका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करने लोगों के 500 के स्टाफ में। प्रोफाइलिंग में सबसे पहले आप उसके स्टाफ से बोलिए कि मुझे डेटा बना के दो लेंथ ऑफ सर्विस से, सबसे ज्यादा समय से यहाँ पे कौन काम कर रहा है। आप उसकी सर्विस लेंथ देख लीजिए, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल वालों को फिल्टर आउट कर दीजिए, हटा दीजिए कि कोई मतलब नहीं। अब देखिए 10 साल, 15 साल, 20 साल से उसके साथ कौन है, उनको अलग बैठाइए। अब उसमें देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जिसकी सबसे कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको और अपने करीब लाइए, वो आपका मैन है। अब उसमें देखिए, हालांकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं उस पर नहीं जा रहा। अब आप देखिए क्या वो सेम सब्जेक्ट, सेम कास्ट का थी, देन उसको और क्लोज लाइए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको मारवाड़ी और गुजराती बता रहा हूँ। जनरली जो उनका रिलेटिव, डिस्ट्रिक्ट रिलेटिव क्लोज होता था, वही उनका आपका आदमी है। फिर आप उसको 4-5 लोग फिल्टर करिए, मोबाइल लीजिए, ड्रिल करिए, उल्टे सीधे सवाल पूछिए। पहले मतलब बातचीत उल्टे सीधे, उसको मतलब परेशान हो जाए कि भाई चले जाओ यहाँ से, कुछ भी हो जाए। तुम आए तो तुमने दायां पैर कमरे में रखा कि बायां पैर कमरे पहले रखा, तुम आए तो तुमने कैसे दाएं उंगली से नॉक की कि हाथ से नॉक किया, वो ऐसा परेशान मतलब 10-5 मिनट में कर दो, मेंटली शेकन हो जाए कि यार ये आर्बिट चल रहा है। ऐसा करना पड़ता है 5-10 मिनट, वरना आप फिर ढूंढते रहोगे। फिर आप अब उन 5-7 लोग पे फोकस करिए। ब्रीफ में लिखा होगा, घर को छोड़ देते हैं, घर इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रेमाइस इन द सर्च। घर में आजकल कोई कुछ नहीं करता, बहुत बेसिक बेयर मिनिमम चीजें होती है, या तो लॉकर में होता है, घर में लेडीज होते हैं, बच्चे होते हैं, वहां पे कोई मतलब नहीं होता। आपको फोकस करना होता है ऑफिस में, क्या आपके एलिगेशंस हैं। अब आप सैप में है, ईआरपी में डेटा है, टेली में बहुत जल्दी डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है, चेंजेस हो जाते हैं। सैप में, ईआरपी में तो आपको पहले पता होना चाहिए सैप ईआरपी ऑपरेट कैसे करते हैं, वरना वो तो आपको सामने लेजर पे लेजर देता जाएगा और आपको समझ ही नहीं आएगा दे क्या रहा है। फिर आप उससे पूछिए कि सैप का पासवर्ड किसके पास है। जिस आदमी के पास सैप का पासवर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी और है, और अगर उसके अंदर कोई चेंजेस कर रहा है वही आदमी। आप उसका एग्जॉस्टिव स्टेटमेंट लीजिए, उसके पास सैप का पासवर्ड है, ईआरपी का पासवर्ड है। अब आप आइए मेन काम सर्च में। सर्च में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस क्या है, बिजनेस वो क्या है, किस टाइप का बिजनेस करता है। सबसे पहले जो वहाँ पे अच्छा एम्प्लॉय होगा आप उसको बुलाइए, उससे बोलिए भाई आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे करते हैं आप, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं आपके बिजनेस में, क्या बनाते हैं, क्या बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं, किसको बेचते हैं, क्या सारी चीजें पहले आप बिजनेस मॉडल से समझ लीजिए कि यहाँ हो क्या रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। होता क्या है कि हम डैमेजिंग करने शुरू कर देते हैं और बोरों को डॉक्यूमेंट्स उठा के ले आते हैं और बेचारा डीडीआई खर्च कर जाता है। आपको बोरों के बोरे डॉक्यूमेंट्स में किसी पे 0 लिखा हुआ है, 1000 लिखा, यही पैसे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको उसको रिकंसाइल करके आपको जितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगता है आप उसको इकट्ठा करें। आप टैली का प्रिंट आउट और उसके लेजर उठा के ले आते, दुनिया भर का कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर जब आप स्टेटमेंट लेंगे तो आपको बिजनेस का मॉडल बताना चाहिए। अब उसमें इवेजन कहाँ होगा, अब आपको मैं 4-5-6 सेक्टर बता देता हूँ मोटा मोटा। बिल्डर क्या सर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, आप ही लोग बताओ। मैं बिल्डर के क्या चांसेस मिलने के, ठीक है, क्या पेपर्स ही मिलते हैं जिसमें उसने क्या हिसाब किताब रखता है, ठीक है। अब आप वहां पे फोकस करेंगे बिल्डर क्या कर सकता है। 4 चीजें करेगा बिल्डर, कैश लेगा तो जमीन उसको खरीदनी है नए प्रोजेक्ट के लिए,
और बनी देगा, तो उसका हिसाब बिल्डर जरूर रखेगा, वरना जो उसके नीचे मुनी उसको जान मार देगा, क्योंकि हिसाब तो मिलेगा ही नहीं। 10 साल का भी पुराना हिसाब वो रखता है और 10,000 रुपए तक रखता है। ये मैं बहुत गारंटी के साथ कर रहा हूँ, चाहे जितना बड़ा बिल्डर हो कहीं का, तो वो पेपर होगा, वो पेपर कच्चे फॉर्म में होगा और बिल्डर के पास नहीं होगा। जो उसके बिहाफ पे कैश कैरियर, कैश हैंडलिंग का काम करता है, तो आपको सबसे पहले कैश हैंडलर पता करना होगा। कैश हैंडलर जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीडी की बताने की। अगर वो नहीं बता पाता कैश हैंडलर कौन है, तब आपको ऑफिस में पता करना पड़ेगा वही प्रोफाइलिंग, सबसे पुराना आदमी कौन है, बॉस साहब का सबसे ट्रस्टेड आदमी कौन है, उसके ड्राइवर को, साहब के ड्राइवर को पकड़ना होगा, तुम्हारे साहब से कौन मिलने आता है, कौन गाड़ी में जाता है, कितनी बातें करता है, क्या होता है। तो आपको कैश हैंडलर का पता लगेगा। डायरी कैश हैंडलर रखता है, क्योंकि वही कैश देता है, वही हिसाब रखता है, फिर वो महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में दिखा देता है, और जहां बोलता है कैश डिलीवरी करने को, वहां तो कैश डिलीवर होता है। एक आपकी डायरी, पेन ड्राइव, ठीक है। फिर इसमें परचेज, जिसमें बोगस परचेजेस मिलेंगे आपको, ठीक है। बोगस परचेज आपको, जब आप लेजर मांगेंगे तो लेजर से दिख जाएगी। परचेज में बेसिकली स्टील को हिट करिएगा, क्योंकि स्टील का सबसे ज्यादा ग्रे मार्केट होता है, और ये जो आपकी आरसीसी की जो ये आती है, ये सब कैश में ही मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, परचेज में स्टील और ये बजटी, इसको देखिएगा, और लेवलिंग एक्सपेंसेस, मड एक्सकेवेशन, तो ये चीजें हैं। फिर आपके प्रोजेक्ट में पूछेंगे, वो डीडीआई का काम है, कितना प्रोजेक्ट बना, कितना टैक्स दिया, नहीं दिया, क्या दिया, ये सारी चीजें। ये बिल्डर क्या मिलेगा। चलिए और बताइए, आप किसी का जाके किसी के यहाँ गए, क्या देखेंगे आप, ये बताइए। ज्वेलर क्या गए, ज्वेलर के क्या मिलेगा, आउट ऑफ स्टॉक ही मिलेगा। तो आप चीजें सबसे पहले स्टॉक इन्वेंटरी कर लीजिए, जो आउट ऑफ स्टॉक है उससे स्टेटमेंट लीजिए। अब यहाँ पे कैश आएगा कि वो आउट ऑफ स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, वो स्टॉक इन ट्रेड बताने की कोशिश करेगा कि साहब इतनी तो ज्वेलरी हमारे यहाँ है, तो मिक्स एंड मैच हो गया, ये उसका पार्ट था, उसका पार्ट था, ये नहीं मिला था। सबसे पहले आप सेग्रीगेट करा लीजिए, एग्जैक्टली सेग्रीगेट कराइएगा। आउट ऑफ स्टॉक है, तुम ही बता दो क्या है, तुम किसी को बता दो, XYZ तुम बता दो। अब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब उसके बाद आप उसका वैल्यूएशन कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहेगा कि आप उसको सीज करेंगे कि नहीं करेंगे। वो स्टॉक इन ट्रेड पे ही अड़ा रहेगा, तो वो ये कहेगा कि जब वो रिवाइज रिटर्न करेगा तो उसी की ही वैल्यू पे वो रिवाइज रिटर्न भर देगा और इनकम दिखा देगा, इनकम ऑफर कर देगा। तो उससे क्या हो, पेनल्टी से बच जाएगा। वो नहीं करना, आपको स्टॉक अलग दिखा के कंडक्टिंग डीडी से बात करके आप उसको सीज करा दें। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज आउट ऑफ बुक्स। अब चाहे आप 68 में उसका ट्रीटमेंट करें, बी में करें, जो भी करें, ज्वेलर क्या यही होगा। बुलियंस मिल सकते हैं जो उसने ग्रे मार्केट से प्रोक्योर किए। इस साल में लेके रहेंगे, अगर किसी ज्वेलर के यहाँ 4-5 करोड़ का स्टॉक अभी मिला जो आउट ऑफ स्टॉक, करेंट हाँ, इसमें सब मिलेगा, सब मिलेगा। और बताइए तीसरा ट्रेड, हॉस्पिटल। देखो हॉस्पिटल में क्या है, जब से आपका ये आ गया है नीट के बाद सारे प्राइवेट कॉलेजेस की एक फिक्स कैप हो गई है फीस की, और नीट के ही थ्रू जाएगा, भले उसकी आखिरी रैंक हो, लेकिन वो नीट के ही थ्रू आएगा, वो खुद नहीं करा सकता है, ठीक है। और सारे हॉस्पिटल, सारे कॉलेजेस ट्रस्ट में चलते हैं। ट्रस्ट क्या होता है, एग्जेम्प्ट इनकम होती है। अब आपको यहाँ पे बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि अब आप उसकी इनकम बनाने जा रहे हो और उसका 80G आप उड़ाने जा रहे हो। जैसे ही आप उसकी इनकम बता दोगे कि ट्रस्ट की नहीं है, उसका 80G चला जाएगा, 12AA भी जाएगा, 11 भी जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना होगा ट्रस्ट कर क्या है। मान लीजिए स्कूल हॉस्पिटल चल रहा है और मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें आपको देखना होगा कि कितने बच्चे इसने एडमिशन लिए। अब तो कैप हो गई फीस है, लेकिन उसमें भी ये बाज नहीं आते हैं, ये तरह तरह के खर्चे दिखा के कि आप बच्चे
ये थी रेंट की, अभी ये है प्रेजेंटेशन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, ये सब करके वो आपसे 10-15 लाख रुपए कैश में लेने की कोशिश करेगा। तो आपको वो देखना है कि ऑन द अबव ऑफ इट कितने खर्चे ले रहा है बच्चों से अभी भी फीस के अलावा कैश। फिर ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है, साइफनिंग होती है, साइफनिंग ऑफ मनी होती है फॉर ओन यूजेज। ट्रस्ट का मैंडेट ये होता है कि अगर आपको 100 रुपए मिले हैं डोनेशन में, तो 85% आप एप्लीकेशन करेंगे और 15% अगर आप 85% अप्लाई कर लिए तो 15% आप कॉर्पस में ले जा सकते हैं। शायद ही कोई ट्रस्ट इतना कर पाता है। क्या करता है, सबसे पहले 15% रख लेता है कि अप्लाई किया तो नहीं किया कि नहीं किया, कौन देखेगा। तो सबसे पहले अगर आप ट्रस्ट में जाएंगे तो आप उसका एप्लीकेशन पूछेंगे कि भाई आपका एप्लीकेशन कितना है, 85% ड्यूरिंग द ईयर है कि नहीं। ये मैंडेट है आपको एग्जेप्शन लेने की। अगर 85% नहीं है तो आप एग्जेप्शन नहीं ले सकते, और इसमें बहुत सारे जजमेंट्स भी हैं। अब आइए ट्रस्ट में नंबर 2 पार्ट, ये हो गया एप्लीकेशन। ट्रस्ट में दूसरा पार्ट होता है जो ट्रस्ट क्या करते हैं, 4-6 ट्रस्ट होते हैं खुद के, और ट्रस्टी कॉमन होते हैं। किसी एक ट्रस्ट का ट्रस्टी जो दूसरे ट्रस्ट में ट्रस्टी है वो उसको डोनेशन नहीं दे सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। वो जनरली पैसा घुमाने के लिए करते हैं, ठीक है, ये आप कर लीजिए। ट्रस्ट में मोटा मोटा ये 3-4 चीजें, एप्लीकेशन है। एक चीज और कर सकते हैं ट्रस्ट में, तो आप टीडीएस का केस बना सकते हैं। आजकल जनरली क्या है, सारे हॉस्पिटल जो है प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे काम करते हैं कि 60% डॉक्टर का होगा, 40% हमारा होगा। तो कितनी काटेंगे टीडीएस? 10% काटेंगे। क्यों ऐसा दिखाते हैं वो मैक्सिमम लोग, जब अच्छे डॉक्टर लाने हैं तो उसको रोल पे रखना है, ऐसा नहीं। जिस दिन वो रोल पे आ जाएगा तो कितने पे देगा? 20%। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप उन डॉक्टर्स की पूरी लिस्ट लेंगे, आपके कितने समय से काम कर रहे हैं। फिर पैरामेडिक स्टाफ का आप लेंगे, लैब टेक्नीशियन का लेंगे, तो आप देखेंगे कि लैब टेक्नीशियन को सैलरी दे रहा है, छोटी सैलरी जा रही है 12,000 15,000, वो 30% या जो भी स्लैब आ रहा है काट रहा है। पैरामेडिक्स का भी वो सैलरी पे ही कर रहा है, गार्ड्स को भी सैलरी पे कर रहा है, जेनिटर्स को भी सैलरी पे कर रहा है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर को। तो आप उससे कन्फ्रंट करेंगे कि आप यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स नॉट इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और आप जब वो कहे तो कहता अपने कॉन्ट्रैक्ट दिखा। कोई डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कभी नहीं करता है कि मैं आपके 3 साल काम करूंगा, 5 साल, और ना ओनर साइन करवाता है। उसको लगता है कि अगर हमारा इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसको तुरंत डाटा गुड बाय करते। तो आप उसको सैलरी भी देते हैं जो भी डॉक्टर को, ठीक है। और बताइए कोचिंग सेंटर। अच्छा, कोचिंग सेंटर में क्या है, बस दो ही चीजें आप उससे पूछ लो, भाई कितने बच्चे हैं, फीस कितनी ली, तो फीस रैंडम होगी, किसी से 50 ली होगी, किसी से 75 ली होगी, किसी से 1 लाख ली होगी, किसी से 2 लाख ली होगी, जैसा जो बस गया। 5-6-10 बच्चों के स्टेटमेंट ले लीजिए जो एडल्ट होंगे, 18 साल से ऊपर वाले का आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो कितनी फीस दी थी, कैसे फीस दी थी, डीटी दिया था, कैश दिया था, चेक दिया था, उससे उसका कोचिंग वाला क्या करता है, एसेट खरीदता जाता है। उससे आप उससे मांग लीजिए पिछले 5 सालों में आपने कितने एसेट खरीदे, आप उसके एसेट्स मांग लीजिए, कितनी जमीन, कितने प्लॉट, कितनी दुकान मकान खरीदी है, और आप उसके प्रोपोर्शन में रिटर्न देख लीजिए कितने का भर रहा है। बस वही है डिफरेंस। कोचिंग वाले से कुछ करते हैं, जमीन खरीदेगा ना, जमीन वाले को सामने कैश चाहिए, वैसे उसको कैश कंपोनेंट रहता है, कम हो गया। हमने सोलर का केस देखा है, हाँ, उसमें क्या है कि एसएससी ग्रेडर भी है और कॉर्पोरेट भी रहता है, जैसे डीटीआरडी की बिल्डिंग में ऊपर पूरा सोलर लगना है, तो ठीक है। कॉर्पोरेट भी रहता है लगाने का, वो ट्रेडिंग भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। टर्नओवर रेट से 5% एनपी भी दिखाता है। उसमें इश्यू आ रहा है कि दिख रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहा है, मशीनरी खरीद रहा है, उसमें इश्यू ऐसा कि 40% जो परचेज है वो मार्च में परचेज में जाते हैं, 3 साल की
30 से 40% मार्च में। आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया, मैं बताना भूल गया आपको। बुक्स 2 बार एडजस्ट की जाती है, हाँ, दिसंबर में मार्च। आपको स्टॉक एडजस्ट करना है, आपको सेल्स एडजस्ट करनी है, आप साथ में 2 ही बार एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो मार्च। वो जो 40% प्रोक्योरमेंट वो दिखा रहा है वो मार्च की नहीं है, वो डाउन द ईयर की है जो दिखा रहा है मार्च में। वो बुक एडजस्टमेंट कर रहा है और उसमें जो 40% बहुत सारा आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ बुक स्टॉक है। सर इसे हम सर्वे का सर्च का आधार बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आपको नहीं ना 40% अगर परचेज मार्च में है तो बाकी तो 11 महीने वो सिर्फ 60% बिजनेस कर रहा है, मतलब 5-5% का काम कर रहा है और 1 महीने में 40% का काम कर रहा है। मुझे लगा सर कि उसको क्योंकि मार्च में लेनदेन होता होगा तो उसे साल का पता लग जाएगा। वो बुक एडजस्टमेंट करता है, बुक एडजस्टमेंट इसमें बोगस की भी संभावना तो बोगस ही है, बोगस ही है। और बताइए, हाँ? स्लॉटर हाउस की सर्च करना खतरे से खेल है। उसका रीजन क्या है? आपको कभी कभी सर्च प्रैक्टिकल, जानवर कौन बेचता है? किसान बेचता है, भैंस ये वो कौन बेचेगा? किसान बेचेगा। किसान क्या करेगा? आप भाई 20,000 रुपए 15, वो कैसे कौन कहेगा मुझे पेटीएम करो, मुझे चेक पैसा दो? लेगा ही नहीं, बेचेगा ही नहीं, पड़वा उसको तुरंत चेक कर बेचारे को वो देगा कैश में। ठीक, अब आपने 10 लाख जानवर खरीद लिए, 10 लाख जानवर खरीदे और 10 लाखों को पेमेंट कर दिया कैश में। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो 50,000, 10,000, 20,000 से, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो सब कैश का धंधा है, कैश का धंधा है। आपको पहले धंधा समझना होगा, क्या धंधा कैश पे ही चल रहा है? क्योंकि उसका एंड जो सेलर है वो कैश ही मांगेगा। वो क्या करेगा? उसके एरिया में सुपरवाइजर होते हैं जो बैंक में जाता है, बैंक से विड्रॉ कराता है पैसा और वो पैसा जाके बांट देता है और जानवर ले आता है। अब इसमें गुंजाइश होती है डिस्यूज, ये कहते हैं कि भाई 100 लीटर दूध है तो 20 लीटर तो पानी मिलाया जा सकता है। अब इसमें एक संभावना होती है डिस्यूज की, वो कैश, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वो कैश इसमें दिखाएगा कि सेल में। अब आपको सेल पकड़नी होती है इसकी, कैश सेल, कैश सेल मान लो उसकी 100 रुपए की। कैश में भी चमड़ा तो कैश में बिकता है, चमड़ा बनेगा तो कुछ कम क्वालिटी का चमड़ा होगा, वो जो लोकल पॉपुलर्स होते हैं वो कैश में खरीद लेते हैं, और या वो मैन्युफैक्चरर होगा तो कुछ जूते बनाएगा, जल्दी नहीं होता है वो लेदर प्रोसेस करके, या मीट इंडस्ट्री, स्लॉटर दो ही पर्पज से होगा, या तो लेदर को बेचेगा और मीट को बेचेगा, जो उसका चमड़ा निकलेगा। चलिए अब पहले स्लॉटर हाउस पे आ जाइए। स्लॉटर हाउस 2 तरीके से काम करते हैं, तो मीट बेचेगा, 3 चीज बेचता है, मीट बेचता है, हाइड बेचता है, हाइड माने चमड़ा जो टैनरीज को जाता है, और तीसरा हड्डियां, हड्डियां जाती हैं आपकी एक रिफाइनरीज में और आपकी फर्टिलाइजर में, तो 3 जगह वो सेल करता है। अब आपको उसमें देखना पड़ेगा कि ये सेल जो है कितनी कैश की है, कितनी चेक की है। तो जो मीट प्रोडक्शन है, जो इंडिया में खासकर बीफ का प्रोडक्शन है, वो सारा एक्सपोर्ट होता है, 100% एक्सपोर्ट होता है। तो वो तो बैंकिंग चैनल से गया और बैंक से ही पैसा आया, वो कैश कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं, अनटिल एंड अनलेस उसको हवाला में, क्योंकि ये पैसा जनरली दुबई जाता है, दुबई से आता है। अब उसको चाहिए कि दुबई में भी उसको एसेट क्रिएट करने हैं, जनरली वो करेगा नहीं, क्योंकि वो देख रहा है कि इतनी इनकम आ रही है, वो वाइट में दिखा के अपना एसेट वहाँ जनरेट करेगा ना, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो है नहीं जो पाना चाहेगा। तो वो ट्रांजैक्शन जनरली बैंकिंग चैनल से होता है। अब आपके 2 कंपोनेंट आते हैं, सैलरीज वाले और ये वाले। इनमें आपको कैश कंपोनेंट मिल सकता है जहाँ पे उसने कैश सेव की हो और इधर किया, वो वही दिखाएगा साहब ये कैश सेव किया था, विड्रॉ किया था, वही जमा किया है और वही विड्रॉ करके हमने जानवर खरीदे। तो इसमें आप उलझ जाओगे। इस नेक्सस को तोड़ना, या तो आपको सर्च के टाइम पे मतलब 15-20 करोड़ कैश मिल जाए, तो हो गई। किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं है कि
5-10%, 20% होता है। सरेंडर, पहली बात मैं कॉन्सेप्ट में एग्री नहीं करता हूँ। व्हाट इज सरेंडर? सरेंडर इज अ कॉम्प्रोमाइज। आप कॉम्प्रोमाइज करने गए हो, सर्च करने गए। सर्च इज नॉट अ मेथड फॉर टैक्सेशन, सर्च इज अ मेथड फॉर डिटरेंस। आप सब पे सर्च नहीं करते, 5-7-10 लोगों पे सर्च करते हो ना, इसलिए डिटरेंस के लिए होता है। टैक्स नहीं करे वो तो सेकेंडरी पार्ट आ जाता है। आप 300 करोड़ सरेंडर कर दिया, लेकिन पेपर 600 करोड़ के बोल रहे हैं, कैसे आप जस्टिफाई करोगे? क्या आप 300 करोड़, तो वो तो कहेगा कि साहब यूजुअली हुआ था, 300 करोड़ मांग लिए थे, हमने दे दिया था, 600 करोड़ पे काय? तो आपको एज ऑथराइज्ड ऑफिसर कभी सरेंडर नहीं देना है। अगर वो बोल रहा है, यू टेल द कंडक्टिंग डीडी जाने, वो जाने, आप पेपर पे सारे जो आपके पेपर आप उठा रहे हैं, प्रॉपर नंबरिंग, प्रॉपर पंचनामा में उसका मेंशन करके आप उसको कंडक्टिंग डीडी को आवाज सर्च। अगर उसको सरेंडर करना है तो आज क्या हो, 10 दिन बाद भी कर देगा। फायदा पेनल्टी नहीं बनेगी, पेनल्टी नहीं लगेगी। भी होगा सर, डॉक्यूमेंट से जो पीछे है 5 साल 6 साल पीछे भी हो सकता है। 6+1 तो फिर से आ गया है। और कोई क्वेरी हो तो बताओ भाई। ऐसे तो ये एंडलेस टॉपिक है, जितना बोलोगे पढ़ाया जा सकता है। सेक्टर बेस है तो बताओ। बिजनेस उस तरीके से नहीं है, आ रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं है, तो यहाँ आपको बेसिकली मेरा मानना है कि छोटी जगहों पे सर्च से ज्यादा इफेक्टिव सर्विस होते हैं। अगर आपको अपने 4-5-6 छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, आप टारगेट कर लीजिए कि जिले का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर कौन है। ऐसा नहीं है, हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं। मेंथा प्रोडक्शन जो है, मेंथा के कार्टेल्स चलते हैं, हजारों करोड़ का बिजनेस होता है। कभी मेंथा पे सर्च सुनी आपने? कार्टेल्स चलते हैं, हजारों करोड़ का बिजनेस है। तो आपको करना क्या है कि आपको एक बड़ा करना है सर्च, और 10 मेंथा जो उसके नीचे जो कार्टेल में है आप उनको सर्वे करिए ना, तो आप एक बड़ा ट्रेड बेस कवर कर सकते हैं। आपका इच्छा साइड में, रुद्रपुर साइड में इतना एग्रो इंडस्ट्री चलता है, कभी हुआ? होता क्या है कि हम एक तो सोचते हैं उसका बेचारे का टर्नओवर ले देंगे 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ को क्या सर्च करें। तो आपको सेम ट्रेड लाइंस के और जो उससे एसोसिएटेड है उस ट्रेड में, आप सब कवर करिए ना। जब पूल बड़ा होगा तो मैसेज बढ़ा जाता है। वो भी यूज टू हो चुके हैं, वो भी कहते हैं आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, वो तो आपकी मार्केट ट्रेड बढ़ जाती है ना, हमारे पास आए तो उनकी वैल्यू कितनी इस ग्रुप पे 6 महीने में 2 बार सर्च कर दी। बाकी वो तो एसओपी के अगेंस्ट है। कोई भी केस अगर सेंट्रलाइज हो जाता है, 4 साल का तो कूलिंग दिया ही जाता है ना, कि मान के जाया जाता है कि ब्लॉक उसमें 4 साल में हो जाएगा। दूसरी साइड में तो कोई नहीं होगी, 6 महीने में पहले कोयले को कॉन्ट्रैक्ट में पूरा कवर हुआ, तो नोएडा में वो फ्रूटफुल नहीं होता है। वो अब रूल आ गया है, मशीन जो है सिर्फ एक ही आदमी देता है, वो शर्मा है दिल्ली का। पूरे इंडिया भर की मशीन सिर्फ शर्मा जी सप्लाई करते हैं। बेसिकली गुटका बिजनेस के वही किंग है, असली किंग है। सारे जितने भी वेंडर्स हैं, मशीन को जीएसटी में रजिस्टर कराना होता है, और जीएसटी में जब वो मशीन रजिस्टर हो जाएगी तभी आप वो मशीन खरीद सकते हैं गुटका मैन्युफैक्चरिंग की। और उसका सारा डेटा होता है कि पर आवर कितना प्रोडक्शन करता है, और जब आप जीएसटी अपना रिटर्न भरते हो तो आपको सारा डेटा मशीन पे देना होता है।
अगर वो किसी के पास मशीन अनअकाउंटेड है तो समझिए वो अंधा पैसा छापता है, तब वो बहुत सर्च के लिए फिट केस है। कम कर देते कि परमानेंट प्रोडक्शन जो है क्योंकि उसका सारा डिटेल जीएसटी रिटर्न में भरना होता है, कितना प्रोडक्शन पर आर है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें जीपीएस लगा दो गाड़ी में, सारा ट्रैक करेगा। इसी तरीके से 2 साल 1.5 साल पहले गुटखा में जीएसटी में यही हुआ, प्रोडक्शन साइज क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, और सिर्फ शर्मा ही जो दिल्ली वाला है वही इंडिया में सारा पाउच वही प्रोवाइड कराता है, सारी मशीन में। शर्मा पे 2 साल पहले से लिकर बिजनेस में, तो वो लिकर बिजनेस में अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कंट्री है कि इंग्लिश है। बेटर है अगर आप लिकर बिजनेस टारगेट कर रहे हो तो कंट्री टारगेट करो, क्योंकि इसमें जो परचेजेस होती है वो एग्री परचेज किसानों से होती है, मतलब महुआ बेसिकली। अब तो खैर ये जो ज्वार बाजरा इसे बनाने लगे हैं गन्ने से। तो आप कंट्री बहुत डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है, और उसमें आप सिंपल है, पूछो भैया एक्साइज में कितना रिपोर्ट किया था, तो आपने एक्साइज में कितनी बॉटल्स कितने लीटर थे। आप फैक्ट्री में जाओगे तो आपको प्रोडक्शन पता ही चल जाता है, ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन कितना है। तो उसका तरीका क्या होता है, आप पेपर पे नहीं पकड़ पाओगे। शराब होती क्या है, पानी भी क्या डिस्टिल्ड वाटर, तो उसकी फैक्ट्री में डिस्टिल्ड वाटर प्लांट लगाता है वो हर दारू वाला। तो बुक्स में सब बराबर दिखेगा, तो आप उससे पूछो कि एक साल में कितना आपकी कैपेसिटी कितनी है, ऐसी बातों में, मतलब उससे मत पूछना जो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। एक साल में कितना डिस्टिल्ड वाटर लग जाता है आपके यहाँ, तो बता देगा साहब 1 लाख लीटर लग जाता है, 2 लाख लीटर लग जाता है। अच्छा बिजली कितनी खर्च होती है, साहब इतनी बिजली खर्च होती है। कितना है डिस्टिलेशन में कितनी बिजली खर्च हो जाती है करने के लिए, 100 लीटर, वो बता देगा साहब इतनी बिजली लगती है डिस्टिलेशन करने में। अच्छा अब आप पेन पेपर से सिंपल मैथ से कर लीजिए, तो अब आपको पता चल जाएगा कि अगर 1 लाख लीटर डिस्टिल्ड वाटर उसका 1 साल जो भी महीने में बनता है, तो इतनी शराब तो बन रही है ना। और डिस्टिल्ड वाटर का क्या करेगा, उसमें तो अल्कोहल ऐड करना है, तो मान लो 1 लाख में 10,000 लीटर ही अल्कोहल ऐड होगी, तो उसका ये प्रोडक्शन है। अब सर लीकर में तो ये भी सब घपला करते हैं कि जैसे सर बॉटल है 100 रुपीज़ की, तो 10 रुपीज़ एक्साइज ड्यूटी है और 110 रुपये हुआ। तो सर जो बनाने वाला तो सब बायर से ही देता है, 110 रुपये जमा किया, लेकिन चूंकि सब टर्नओवर बनाने के लिए एक्साइज ड्यूटी भी सब जोड़ देते हैं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो बाहर से देता है, मैन्युफैक्चर जमा नहीं कर रहा है, लेकिन टर्नओवर को बढ़ाने के लिए 110 बनता है, जब तो 100 मिलना चाहिए। ये भी सब घपला करते हैं। ठीक है, वो एक एकेडमिक चीज है। फिलहाल आप इवेजन को पकड़ो, इवेजन आपको यहीं से दिखेगा, क्योंकि कंट्री में क्या होता है, बहुत सी चीजें एक्साइज के थ्रू तो बहुत स्ट्रीमलाइंड हो गई, एक्साइज के बाहर भी जाती है, तो वो बुक्स में उतना ही दिखाएगा जितना उसके एक्साइज रिटर्न में, जितने एक्साइज उसको परमिशन दी है, लेकिन बनती कितनी है एक्चुअली ये आपको पता करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन हो कितना रहा एक्चुअली। फिर बॉटल्स किससे परचेज कर रहा है, प्रिंटर कौन है उसका, कितनी प्रिंटिंग उसने परचेज की है, पाउच उसको कौन सप्लायर है। तो आप देखिए कि अगर एक्साइज में 1000 पाउच ही सप्लाई है या 1200 खराब हो जाते हैं तो वही है, लेकिन अगर 5000 पाउच आ रहे हैं 1000 के कैपेसिटी में, तो 5000 से 4000 का कर क्या रहा है, तो वहां पे ऐसे इक्वेशन पकड़ा जाता है वहां भी है, इसमें अलग अलग चीजें होती है। रूट अगर ये पकड़ा जाए कि जैसे उन रोड पे किसानों से बहुत सारी लोग खरीद रहे हैं, उधर बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बना रहे फार्म हाउस, उसमें सर कंस्ट्रक्शन में मुझे अगर 10-20 करोड़ रुपया 4-5 बीघा जमीन किसी ने खरीद ली है, तो 10-20 करोड़ रुपया तो ऐसे चला जाता पता ही नहीं लगता। वो सारा कंस्ट्रक्शन कैसे में लोग करते हैं, वो ज़्यादातर ब्लैक मनी वहाँ यूज करता है, लेकिन डिपार्टमेंट वो वाला कभी पकड़ता ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, देखो मैन पावर शॉर्ट है, मैंडेट हमारे बहुत बदल गए, तो इसमें जो बेसिक बेस्ट एंगल होता है वो बेनामी होता है। आप कितने 4-4-5 बीघे वालों को
सर रोड में जैसे लखनऊ में अगर हम देखेंगे तो आउटर लखनऊ में पाएंगे कि कम से कम ऐसे 1000-2000 कंस्ट्रक्शन हो रहे होंगे, और तो जिससे भी पूछेंगे तो 10 में से 8 कुछ नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके लिए मेथड क्या, डिवाइस क्या है? फील्ड फॉर्मेशन के थोड़ी सा ये तो फील्ड फॉर्मेशन से ही हो सकता है ना, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती ना ये काम। तो छोटी है सर, कितनी ज्यादा यूनिट है उसका मैंडेट भी नहीं ना, उसका मैंडेट 1 सर्च 2 सर्च 3 सर्च 4 सर्च मैक्सिमम यूनिट तैयार है ना। सोर्स नहीं है, मैन पावर नहीं, टाइम लगता है। एक सर्च को कन्वर्ट करने में 3 महीना जाता है। ये मैंने 40% पटेल वाला केस बताया, सर्वे के लिए डेवलप किया था, मुझे लगा था बहुत अच्छा है। और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। आई होप सब क्लियर है। जो दिव्यांश रिजल्ट मिल जा रहे पीपीटी के? सर अभी फाइनल हो गए सर, क्या डेट्स सर भी शायद फिर से चेंज हो, सर भी शायद फिर से चेंज हो सर। अच्छा, और बताइए भाई, कुछ को क्वेरी है फिर यहीं पे स्टॉप किया जाए? अब मिलेगा, अब आप आईटीओ बने हो ना, अब आपका रोल चेंज हो गया है, आप कितने मई में जाओगे ना 7 में, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए बस कुछ चीजें मिले या ना मिले, प्रोसीजरल लैब्स आप लोग बिल्कुल मत करिएगा किसी भी तरीके का। स्टेटमेंट किस सेक्शन में लेना है वो प्रॉपर होना चाहिए। स्टेटमेंट में एक चीज और बता दे रहा हूं आपको 5 मिनट में, स्टेटमेंट कैसे लेना चाहिए। स्टेटमेंट लेना एक आर्ट है, सबको नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। कुछ लोग, जैसे मैं मुंबई इन्वेस्टिगेशन में था तो हम 32 DDI थे, 32 DDI में 4 टेक सेवी थे जिनको टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन वो कुछ भी क्रैक कर सकते। 4-5 ऐसा स्टेटमेंट लेते थे कि सामने वाला दिमाग घूम जाता था, पूछ क्या है। 4-5 ऐसे थे जिनका काम होता था हॉट परसूट आदमी पकड़ पकड़ के, 4-5 उसका काम होता था एडमिट टेस्ट। तो लेकिन मोटा मोटा जो हम लोग ने सीखा, जो सब लोग मिस्टेक करते हैं, हम स्टेटमेंट लेने की बहुत जल्दी में रहते हैं। स्टेटमेंट लिया मतलब सर्च खत्म, वो घर भागो। और स्टेटमेंट एक रनिंग प्रोसेस होता है। तो मैं स्टेटमेंट में 3 चीज आपको बता दूं मोटा मोटा। स्टेटमेंट नीचे से ऊपर चलता है, ऊपर से नीचे नहीं चलता है। अगर आप किसी प्रमोटर के यहाँ गए हैं तो आप उसका स्टेटमेंट उस वक्त नहीं रिकॉर्ड करेंगे, आप नमजिंग करेंगे, सारी चीजें समझेंगे, सारे इनपुट्स आएंगे। जब नीचे 10-20 स्टेटमेंट रेडी हो जाते हैं तो व्हाट्सएप पे वो शेयर हो जाते हैं। फिर वो स्टेटमेंट फिर और ऊपर बढ़ेंगे और वो सारे स्टेटमेंट पढ़ के एनालाइज किए जाते हैं। तब उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में मेन प्रमोटर से पूछा जाता है कि भाई इसने आपके एम्प्लॉय ने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इस पर आपका क्या कहना है। स्टेटमेंट कभी पॉइंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए कि हाँ साहब मैं चोर हूं, मैंने चोरी की है और मुझे सजा दे दो। 1 2 3 ऐसे नहीं होता स्टेटमेंट, वो सबसे बड़ी गलती होती है और वो अपील स्टेज में उड़ जाता है। स्टेटमेंट धीरे धीरे डेवलप होता है, आपको सारी चीजें धीरे 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 पूछनी होती है। फिर आप कंफ्रंटेशन के पार्ट पे आते हो कि ये हमको एनोमलीज मिली हैं ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग्स, आपको क्या कहना है इसके बारे में। फिर उस पर 1 2 3 इस आदमी ने ये कहा, ये क्या करता है, आपका क्या इंटरेक्शन है, आप इसको कैसे जानते हैं, कब से जानते हैं, क्या काम करता है आपके लिए, इसने ये बोला, अब आप बताइए। ठीक, तो स्टेटमेंट प्रोसेस में होता है, धीरे धीरे होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। आपको एविडेंस दिखाना होगा, ये सिर्फ नहीं कह सकते कि ये आपका काम ये है तो ये है। आपको उसकी तरफ से कुछ पेपर मिला है, कुछ डॉक्यूमेंट मिला है, आप उसको स्टेटमेंट का पार्ट बना दीजिए, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और स्टेटमेंट में चिपका दीजिए। ये मिला है, अब आप बताइए इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं, वो जरूर करिए। और स्टेटमेंट में आप उसको रेस्ट भी दीजिए, रेस्ट देंगे तो उसको पीरियड मेंशन कर दीजिए, इसको लंच ब्रेक दिया, इसको रेस्ट इतने से दे दिया, इसको मेडिसिन ब्रेक दिया, इसको ये दिया, वो सारे स्टेटमेंट में मेंशन कर दे, लिख दीजिए ब्रेक इतना से इतना, और पर्पस ये। और कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि हमने इंग्लिश में स्टेटमेंट ले लिया किसी का, आंगड़िया का ही ले लिया, वो बाद में रिट्रैक्शन डालता है, साहब हमको तो इंग्लिश आती नहीं, तो हमारे लिए कैसे दिया, हम तो जानते ही नहीं अंग्रेजी, ना बोलना जानते ना लिखना जानते, तो हमको कुछ समझी नहीं।
पे ये तो हमसे जबरदस्ती लिखा दिया गया। तो आप पहले इंश्योर करेंगे कि आपको कौन सी भाषा आती है, हिंदी या इंग्लिश। आप बोल सकते हैं हिंदी, आप लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, तीनों चीजें आप स्टेटमेंट में लिखेंगे, वर्बल नहीं। यस आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन राइट इन इंग्लिश। वो उसी हिसाब से फिर उसी भाषा में स्टेटमेंट लीजिएगा। स्टेटमेंट शुड बी कंक्लूसिव। अगर कुछ व्हाट्सएप मिल रहा है, व्हाट्सएप चैट्स मिल रही हैं, आप उसको स्टेटमेंट का ही पार्ट बना दीजिए। कुछ डायरी मिल रही है, डायरी का आप करके प्रिंट करके स्टेटमेंट का पार्ट बना हाँ इनकॉर्पोरेट करिए, लेकिन इन कंसल्टेशन विद योर डीटी। तो आई होप सो एफिशिएंट है। आप में से किसी को मैं चाहूंगा कि 2 शब्द धन्यवाद के रूप में ज्ञापन करने कोई आए। मगर नाम क्या है? अभी बात करो। हाँ अभी बात करो, अभी बात करो। नाम लेना ही पड़ेगा लगता। आइए आप आइए। सर धन्यवाद। पहले तो इस चीज़ की सर से तो परिचित हो, सर के साथ पोस्टिंग भी रही हुई, तो एक मेरा अनुभव तो हेडक्वार्टर को लेकर के था, लेकिन आज मुझे पता लगा कि सर का जो पुराना एक्सपीरियंस है, जब सर ज़्यादातर बॉम्बे में पोस्टेड हैं, पहली बार देखा मैंने कैसे सर्च और सर्विस को लेकर के बहुत एक थॉरोली मतलब समझाया और जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर किए। तो एक दूसरा आयाम भी सर का देखने को मिला, सर उसके लिए बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद फैकल्टी को कि जो सेक्टरल इश्यूज़ को लेकर के जो भी डाउट्स थे, कि क्योंकि अब फेसलेस इश्यूज जो भी हम लोग फेसलेस असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती। अब तो सर्च के केसेस पोस्ट होने लगे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि सर्टेन जो भी रिकॉर्ड होते हैं स्टेटमेंट वो थ्रो कर दिए जाते हैं कि भाई आप इसके बेसिस पर असेसमेंट करो, तो उसमें भी यूज़फुल होंगे क्योंकि वो कई सारे सेक्टोरल चीज़ों को लेकर के तब फिर थ्रो किए जा रहे हैं। मतलब थ्रो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके कई बार डॉक्यूमेंट्स में कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो धन्यवाद सर, सारे डाउट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे से।